On 31st March 2021, balance sheet of H Limited and its subsidiary S Limited stood as follows. ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ वही हमारे पास पूरी बैलेंस शीट गिवन है, नोट्स टू अकाउंट्स गिवन है. The following information is also provided to you. H Limited purchased 180 lakh shares in S Limited on 31st March 2020 when balance of general reserve and P&L account of S Limited stood at 3000 lakh and 1200 respectively. ठीक, हमारे पास बैलेंस शीट कब की है? 31st मार्च 2021 की. तो ये ईयर एंड की है और ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ये स्टार्टिंग की इन्फॉर्मेशन गिवन है. तो इस दिन पे हमारे पास जनरल रिजर्व कितना है? 3000 लाख और पीएनएल है 1200 लाख. ऑन 1st April 2020 S Limited declared dividend at 20% for the year ended 31st March 2020. On 1st April 2020 तो इसी दिन इन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया? डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया. कितना परसेंट? 20%. ये जो डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं और ये वाले जो जनरल रिजर्व और पीएनएल है कौन सा वाला हो गया? प्री एक्विजिशन. H Limited credited the dividend received by it to its profit and loss account. अब ये क्या किया इन्होंने? ये हमारे पास प्री है दोनों चीजें, इनका ट्रीटमेंट होना क्या चाहिए? एडजस्ट होना चाहिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से. और लाइन क्या लिखी है? H Limited credited the dividend received by it to its P&L account. तो मतलब उसके अकाउंटेंट ने क्या कर दिया? गलत ट्रीटमेंट कर दिया है, तो हमें इसको करेक्ट करना पड़ेगा. On 1st of January 2021, S Limited issued 3 fully paid bonus shares for every 5 shares held out of balances of its general reserve as on 31st March 2020. तो 1 जनवरी 2021 को यहाँ पे कहीं 1 जनवरी 2021 को क्या इशू करे हैं? बोनस शेयर्स इशू करे हैं. कहाँ से? आउट ऑफ जनरल रिजर्व. हम जनरल रिजर्व का बैलेंस यूज़ करते हैं ना बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए. हमारे पास असली में तो कोई पैसा आता नहीं है जब हम बोनस शेयर्स इशू करते हैं. तो यहाँ पर इन्होंने कौन सा वाला जनरल रिजर्व यूज़ किया है? ये वाला जनरल रिजर्व यूज़ किया है फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर. ऑन 31st March 2021 all bills payable in S Limited बैलेंस शीट वर एक्सेप्टेंसेस इन फेवर ऑफ H Limited. तो ये क्या हो गई? आपस में ट्रांजैक्शन है इनकी. जो S Limited के बिल्स पेबल है ना सारे के सारे वो किसके नाम पर है? H Limited के नाम पर है. बट ऑन दैट डेट H Limited held only 45 lakh of these acceptances in hand, the rest having been endorsed in favor of its trade payable. तो उस टाइम पे क्या हुआ है? उसके पास सिर्फ 45 लाख के बिल्स पेबल है लेकिन उसने बाकी सब क्या करके रखे हैं? किसी और को एंडोर्स कर दिया है. ठीक. ऑन 31st March 2021 S Limited inventory included goods which it had purchased for 100 lakhs from H Limited which made a profit at 25% on cost. तो ये किस चीज के लिए हो गया? ये वाला बताओ कौन सी ट्रांजैक्शन हो गई है? अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन. S Limited इन्वेंट्री इंक्लूडेड गुड्स विच हैड S Limited ने परचेज करा है और H Limited ने सोल्ड करा है. तो ये डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है, अपस्ट्रीम नहीं डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन. ठीक है ना? बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी को गुड्स बेचे हैं, इसने परचेज करा ऐसा लिखा है ना. S Limited इन्वेंट्री इंक्लूडेड गुड्स विच इट हैड
परचेज फॉर 100 लाख रुपीज़, और यहाँ पर प्रॉफिट कितना है 25%, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और फिर उसको हम एडजस्ट करेंगे। याद करो वो जो हमने एक टेबल बनाई थी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, उसके अंदर ट्रीटमेंट लिखाया था ना, अपस्ट्रीम का क्या ट्रीटमेंट होता है और डाउनस्ट्रीम का क्या ट्रीटमेंट होता है। फिर हमें क्या करना है, प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी एस लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021। ठीक है, तो हम इसका वर्किंग नोट्स कंप्लीट कर ले, बैलेंस शीट आप कर लोगे, सब पक्का कर लेना। ठीक, तो सबसे पहले तो हम जनरल रिजर्व और पीएनएल के बैलेंसेस में क्या क्या हुआ है वही एनालाइज करते हैं। ठीक, दोबारा से बनाते हैं टेबल। ये कब का है, 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021। यहाँ पर हमारे पास बैलेंस कितना है, जनरल रिजर्व का 3000 और पीएनएल का 1200। फिर क्या हुआ था, 1 जनवरी 2020 को बोनस शेयर इशू किए थे, कितना थे, 3 फॉर एवरी 5, 3 फॉर एवरी 5। और इस डेट के हमारे पास जनरल रिजर्व और पीएनएल का बैलेंस कितना है वो हम बैलेंस शीट में देख लेंगे। जनरल रिजर्व है 1380 और पीएनएल है 1620, 1380, 1620। हम क्या बना लेते हैं ना इसमें, क्योंकि इसमें बोनस शेयर भी है और डिविडेंड भी पे कर रहे हैं कंपनी। डिविडेंड कब पे करी थी, उसकी डेट क्या थी, स्टार्टिंग में ही डिविडेंड पे हो रहा था, इसी दिन पे 20%। हम क्या करते हैं ना, अकाउंट बना लेते हैं, एक जनरल रिजर्व अकाउंट और दूसरा पीएनएल अकाउंट। हाँ हाँ हाँ, एक सेकेंड। हाँ 21 होगा, 1 जनवरी 2021। बैलेंसेस लिखो पीएनएल और इसके।
इसको लिखने के बाद 1 मिनट लेकर के आप ये सोचना कि बोनस का अमाउंट कितना आएगा और डिविडेंड का अमाउंट कितना आएगा। लिख लिया सबने? कंप्लीट करो यहाँ तक जल्दी। कर लिया आपने? ठीक है, चलो इसके बाद वर्किंग नोट बनाओ एक। लेट द नंबर ऑफ शेयर्स ऑन 1/4/2020 इज इक्वल टू एक्स। फिर उसके बाद बोनस शेयर इशू हम कितने कर रहे हैं? बोनस शेयर इशू इज इक्वल टू एक्स का कितना? 3 फॉर एवरी 5, तो ये क्या हो जाएगा? 3/5, तो 3x/5। ठीक, फिर नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन
31 मार्च 2021 कितना गिवन है क्वेश्चन में? नंबर ऑफ शेयर्स देख के बताओ क्वेश्चन से। ये 480 गिवन नहीं है क्या? 480 गिवन है ना, 6000 नहीं है। इशूड एंड सब्सक्राइब 480। हमें देखो हम कर क्यों रहे हैं ये, क्योंकि बोनस शेयर यहाँ पर हुए हैं, हमारे पास इस दिन के शेयर कैपिटल गिवन है, लेकिन इस दिन की तो शेयर कैपिटल गिवन नहीं है। तो अब ये जो बोनस शेयर इशू होंगे वो इधर वाले पे इशू किए जाएंगे ना हमारे पास तो, लेकिन ये वाली इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसलिए हमने उसको स्टार्टिंग को क्या कर लिया, हमने x रख दिया, और फिर x का 3/5, 3x/5 हमारे पास नंबर ऑफ बोनस शेयर इशू है। अब नंबर ऑफ शेयर ऑफ एस लिमिटेड जो गिवन है 31 मार्च 2021 को, वो कितना आ गया? 280 शेयर। मतलब ये जो 280 शेयर है वो कैसे आया होगा टोटल, जो हमारे पास स्टार्टिंग में x होगा और फिर स्टार्टिंग में जो बोनस शेयर और इशू हुए होंगे, इन दोनों को मिला करके क्या बना? 480 बना। तो अब इस इक्वेशन से क्या हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना? बोनस शेयर पता लग जाएंगे, निकालो अब बोनस शेयर x की वैल्यू। कितना आएगा? 300 शेयर्स। हाँ करेक्ट, 300 शेयर्स। ठीक, अब इसमें से होल्डिंग का कितना परसेंटेज है वो हम निकालेंगे क्वेश्चन में। पहले तो यहीं पे गिवन है, कहाँ गिवन है? एच लिमिटेड परचेज 180 लाख शेयर्स ऑफ इन एस लिमिटेड। तो उसने कितने शेयर्स परचेज करके रखे हैं? 180 लाख शेयर्स इन एस लिमिटेड। और टोटल कितने हैं? 300। तो परसेंटेज निकालो तो 180 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100, 60। माइनॉरिटी कितनी आ गई? 40। अब इसमें से इसका परसेंटेज हम निकालेंगे तो 300 का 60%, वही आएगा 180। 180। अब ये कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई, सबको समझ में आई कैलकुलेशन? जनरल रिजर्व अब हमारा कम होगा जब हम बोनस शेयर इशू करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू बोनस शेयर। बोनस शेयर निकालो तो x हमने निकाला था 300, तो बोनस शेयर कितना आएगा? 3x/5, 180। हाँ, तो 180 एक शेयर कितने का है? 10 का। तो ये कितना आ गया? 1800। ठीक है, अब बैलेंसिंग फिगर भी निकाल लेते हैं हम साथ में। बैलेंसिंग फिगर जो भी होगी वो कहाँ पे जाएगा? बैलेंस P&L में 180। ठीक है, ट्रांसफर कर दो P&L में। टू जनरल रिजर्व 180। P&L हमारा किससे कम हो रहा है? डिविडेंड से, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू डिविडेंड। टोटल शेयर कितने निकाले थे हमने? x कितना निकाला था? 300। 300 पे 300 एक शेयर 10 रुपये का, और उस पर कितना परसेंट डिविडेंड था? 20%। 600 आएगा।
ठीक है ना। अब इसको भी बैलेंस कर लो। अब सोच के बताओ कि यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या होगी हमारी, बताओ उसको क्या बोलेंगे हम। ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगी हमारी उसको हम क्या नाम देंगे। देखो पीएनएल के क्रेडिट साइड पे वो अमाउंट आ रहा है ना, कितना अमाउंट आ रहा है 1200। तो इतना तो ओपनिंग था, तो ये जो और आता है ये इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर तो बोलते हैं। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करते हैं, ओपनिंग में ऐड करते हैं प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पे कहीं पीएनएल में प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आया नहीं है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर जो कंपनी ने अर्न करा, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। एक बार और बताऊं सब कुछ क्या क्या किया हमने, कि आ गया सबको समझ में, आ गया ना सबको, ठीक। ये वर्किंग नोट 1 हो गया, चलो पूरा हमारा। वर्किंग नोट 2 करते हैं अब। ये हमने क्या एनालिसिस कर लिया, हमने जनरल रिजर्व का पूरा कर लिया और पीएनएल का कर लिया, ठीक। अब हम करेंगे कैपिटल नेचर वाले प्रॉफिट और रेवेन्यू नेचर वाले प्रॉफिट, ठीक है। पहले लिखते हैं कैपिटल नेचर प्रॉफिट, कैपिटल नेचर वाले प्रॉफिट कौन से वाले होते हैं, जो एक बार होते हैं, कौन से वाले, प्री वाले। वो कब होते हैं, ऑन द डेट ऑफ एक्यूजिशन। उसके बाद तो जितने भी होते हैं वो कौन से होते हैं, रेवेन्यू नेचर के, कैपिटल नेचर। तो इसमें हमारे पास जनरल रिजर्व जो है वो 3000 में से 1800 माइनस हुआ है बोनस शेयर की वजह से इस दिन पे, है ना। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन यही हुआ है, जो ओपनिंग बैलेंस था उसमें से 1800 माइनस होगा किसका, बोनस शेयर का। तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा, 1200, ठीक। पीएनएल में जो बैलेंस था हमारे पास स्टार्टिंग में 1600, उसमें से डिविडेंड का अमाउंट माइनस हुआ है कितना, 600। तो हमारे पास बैलेंस बचा 600, ठीक। तो कैपिटल नेचर प्रॉफिट हमारे पास मतलब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हमारे पास टोटल कितना आ गया है 1800, और इसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक होल्डिंग वाले में और एक माइनॉरिटी वाले में। होल्डिंग का परसेंटेज हमने कितना निकाल लिया था 60%, माइनॉरिटी का हमने 40%। तो इसका 40% और 60% बताना एक बार। 1080 होल्डिंग, 720 माइनॉरिटी। इसका हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इसको हम कॉस्ट से डिडक्ट करेंगे, और ये तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट वो जो हमारा तीसरे नंबर पे आता है वहाँ पर पे चला जाता है। ये क्लियर हो गया। अब वर्किंग नोट 3 बना लेते हैं। रेवेन्यू नेचर प्रॉफिट, तो अभी हमने निकाला रेवेन्यू नेचर प्रॉफिट कौन सा, प्रॉफिट जो अर्न किया है करंट ईयर में, तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। अभी बैलेंसिंग फिगर निकाली थी ना, कितनी आई थी 1200। हाँ, तो इसके दो ट्रीटमेंट बताओ, 60% होल्डिंग के पास, 40% माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास। $720 और 480, ये तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया, और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, पीएनएल में क्रेडिट, ठीक।
अब हमें कौन सा वाला ट्रीटमेंट देखना है, ये जो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शंस है, ठीक है। तो वर्किंग नोट 4, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम में कंफ्यूजन मत करना, मतलब पता है ना डिफरेंस सबको दोनों का, क्योंकि दोनों में अलग ट्रीटमेंट होता है, इसलिए हमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी यहाँ पे। सलोनी, आपको तो भूल ही गए थे हम। चलो अब ये क्वेश्चन आप रिकॉर्डिंग से देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन से करना फिर, ठीक। H से S के पास गुड्स गए तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पर क्या क्या गिवन था क्वेश्चन में, 25% प्रॉफिट अर्न हुआ है यहाँ पर, तो कॉस्ट प्लस 25%। सेल कितना किया गया है, जो भी इसमें सेल किया गया है वो कितना है, 100 लाख का अमाउंट सेल है हमारे पास, ठीक। तो अनरियलाइज प्रॉफिट हम निकालेंगे, कितना आएगा बताओ। ये कॉस्ट पे 25% है, तो ये सेल पे 125 मल्टीप्लाई 25 कितना आएगा, 20। ठीक है, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है बताओ, डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन का। अभी हम किया था ना लास्ट क्लास में, वो एंड क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन, क्या क्या ट्रीटमेंट होता है डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन का, बताओ। माइनस करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री और दूसरा डिडक्ट करते हैं होल्डिंग से, ठीक है ना, होल्डिंग के P&L से। ये वाला जो डी पार्ट रह गया, ये हम क्या करेंगे, दोनों का बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल में कैंसिल कर देंगे, है ना, अमाउंट दोनों में से हटा देंगे, क्योंकि हम कंसोलिडेटेड बना रहे हैं, तो हम अपनी ही कंपनी में अपना ही बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल नहीं दिखाएंगे, हम दोनों इंटर ट्रांजेक्शन को दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक। ये सारे पॉइंट्स कवर हो गए अब हमारे। अब हम क्या निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बताओ। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट शेयर्स इन एस लिमिटेड 3000, तो 3000। अब यहाँ पर क्या क्या माइनस करेंगे हम, कॉस्ट से माइनस करना था 1080, एक 180 इंटू 180 इंटू डिविडेंड था 20%, हाँ 360। तो निकालो, एक तो डिविडेंड माइनस करेंगे और प्रॉफिट माइनस करेंगे प्री वाला, ठीक। हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पर, कैपिटल नेचर प्रॉफिट कैलकुलेट करा, तो प्रॉफिट का प्री वाला कॉस्ट से माइनस होगा, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना निकाला था 1080, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 1080। दूसरा अमाउंट क्या माइनस करते हैं हम, प्री एक्विजिशन डिविडेंड, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है 180 शेयर किसके पास है, होल्डिंग के पास 180। अब 180 का मल्टीप्लाई 10,
उसका कितना परसेंट डिविडेंड, 20%। ये आ गया हमारे पास डिविडेंड 360, ठीक, प्री एक्विजिशन डिविडेंड 360। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 3000 माइनस 1080 माइनस 360, 1560 माइनस कर दो नेटवर्थ ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड की टोटल शेयर कैपिटल कितनी है, 4800। 4800 का कितना परसेंट होल्डिंग का, 60%। $2880। तो ये क्या आ गया हमारे पास, कॉस्ट हमने ज़्यादा इनकर करी, मिला हमें कम, तो गुडविल आ गया 1560। अच्छा हाँ, कॉस्ट कम है और ये ज़्यादा है, कैपिटल रिजर्व 1560 माइनस 2880, 1320। माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी निकाल लें। um, 4800 का 40%, 1920। और क्या ऐड करना है हमें इसमें, ये 480 और ये 720 है ना, 720 और 480, 720 और 480, 1920 प्लस 720 प्लस 480। ये मेरा हाथ लग के कहीं चला जाता है क्या, ये रहा। कितना था, 3120। ठीक है, सब कुछ हमने कैलकुलेट कर लिया, अब बस बैलेंस शीट बनानी है। दो पेजेस छोड़ दो बैलेंस शीट के, फिर बना लेना। बैलेंस शीट के लिए 2 पेज छोड़ दो, बना लेना, बन जाएगी ना अब तो बैलेंस शीट। इलस्ट्रेशन 5, ये बहुत अलग क्वेश्चन है बट कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन 5, ये क्वेश्चन आपको अगर करना है तो कर सकते हो मोहित, नहीं करना तो छोड़ सकते हो, ठीक है। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस कर सकते हो। वेराइटी लिमिटेड होल्ड्स 46% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ VR लिमिटेड। क्या कर रहे हो क्वेश्चन या फिर छोड़ रहे हो, ठीक है, तो एक सेकेंड रुको। Verity Limited holds 46% of paid up share capital of VR Limited. The shares were acquired at market price of ₹17 per share। ठीक, एक कंपनी है वेराइटी लिमिटेड
जो होल्ड करती है 46% किसमें, वीआर लिमिटेड में। तो एक कंपनी हो गई वैरायटी लिमिटेड, ये वीआर लिमिटेड में कितना होल्ड करती है, 46%। ठीक, द शेयर्स वर एक्वायर्ड एट मार्केट प्राइस ऑफ ₹17 पर शेयर। तो जितना भी इसने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे होंगे वो एक शेयर कितने का था, 17 रुपये का। द बैलेंस ऑफ शेयर्स ऑफ वीआर लिमिटेड आर हेल्ड बाय फॉरेन कोलैबोरेटिंग कंपनी। तो बैलेंस कितना हो गया, 54%। 54% की होल्डिंग किसके पास है, एक फॉरेन कंपनी के पास है। तो यहाँ पर ये तो होल्डिंग नहीं हुई, फॉरेन कंपनी होल्डिंग कंपनी हो गई इसकी, वीआर की। अ मेमोरेंडम फॉर अंडरस्टैंडिंग हैज बीन एंटर्ड इनटू द फॉरेन कंपनी प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग, द शेयर्स हेल्ड बाय फॉरेन कंपनी विल बी सोल्ड टू वैरायटी लिमिटेड। तो जितने भी शेयर किसके पास हैं, फॉरेन कंपनी के पास हैं, ये अपने शेयर, फॉरेन कंपनी अपने शेयर किसको बेच देगी, वैरायटी लिमिटेड को। ठीक है ना, द शेयर्स हेल्ड बाय फॉरेन कंपनी विल बी सोल्ड टू वैरायटी लिमिटेड। तो 100% होल्डिंग किसके पास हो जाएगी, वैरायटी लिमिटेड के पास हो जाएगी। ठीक, द प्राइस पर शेयर विल बी कैलकुलेटेड बाय कैपिटलाइजिंग द यील्ड एट 15%। अब यहाँ पर जितना भी आएगा अमाउंट उसको हमें कैपिटलाइज करना पड़ेगा बाय एट 15% रेट। तो मतलब जितना भी अमाउंट आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे 15% से। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना यील्ड का, ये अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एफएम का कॉन्सेप्ट है। तो ये तो पढ़ोगे, आपने तो पढ़ लिया होगा। ठीक, यील्ड फॉर दिस पर्पस वुड मीन 40% ऑफ एवरेज प्री टैक्स प्रॉफिट फॉर द ईयर फॉर द लास्ट 3 years विच वर 30 लाख, 40 लाख एंड 65 लाख। अब क्या लिखा है, यील्ड फॉर दिस पर्पस। अब यहाँ पर जो यील्ड हम कैलकुलेट करेंगे ना, वो यील्ड क्या होगी, वुड बी 40% ऑफ मीन ऑफ एवरेज ऑफ प्री टैक्स प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। मतलब हम 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालेंगे और उसका 40% निकालेंगे, फिर जो अमाउंट निकल के आएगा वो हमारी क्या होगी, यील्ड होगी, और फिर उसको हम 15% से कैपिटलाइज करेंगे। समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, निकालो कितना आएगा बताओ। पहले तो एवरेज निकालो, 30 लाख प्लस 40 लाख प्लस 65 लाख अपॉन 3, एवरेज आ गया 45। इसका हमें क्या करना है, इंटू 40%, कितना है 18 लाख। 18 लाख को हम डिवाइड किससे करेंगे फिर, 15% से, कितना आ गया 120 लाख, करेक्ट। ठीक, जब कभी भी यहाँ कैपिटलाइज करना होता है कुछ भी चीज़, तो हम डिवाइड तो करते हैं, हम अमाउंट को ज़्यादा करते हैं। देखो कैपिटलाइज का मतलब जो भी अमाउंट होती है ना, जैसे 10 लाख है, ठीक है, उसको हमें कैपिटलाइज, कभी भी कैपिटलाइज करना लिखा है ना, तो अमाउंट को हम बढ़ेगी वो अमाउंट, मतलब 10 लाख से ना इंक्रीज होगी। जैसे ये 18 लाख से 120 लाख हो गई है। ठीक है, तो इसलिए फिर अगर इसको 10% से कैपिटलाइज करना है तो हम 10% से डिवाइड करेंगे, तो फिर ये शायद 100 लाख से आएगा। ठीक है, डिवाइड हमने क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर लिखा था कहाँ गया, कैपिटलाइजिंग द यील्ड एट 15%। ठीक है, आगे, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ शेयर्स टू फॉरेन कंपनी वॉज 5,40,000 ओनली। तो जब इसका जो ये होल्डिंग है ये कितने शेयर्स के बराबर है, 5,40,000। मतलब इसने जब खरीदा होगा ना, होल्डिंग बाय किया होगा, तब इसने कितना पे किया होगा, 5,40,000। ठीक, द प्रॉफिट दैट वुड एक्रू टू देम वुड बी टैक्सेबल एट एन एवरेज रेट ऑफ 30%। हमें सबको पता है ना कि अगर हम ऐसी कोई होल्डिंग किसी को बेचते हैं और फिर हम ज़्यादा प्राइसेस पे बेचते हैं तो फिर हमारा कैपिटल गेन होता है ना, और फिर वो कैपिटल गेन एक टैक्स रेट से टैक्सेबल होता है। ठीक, तो अब यहाँ पर क्योंकि जब उसने वो सामान खरीदा, मतलब उसने होल्डिंग खरीदी, तो कितने की खरीदी थी, 5,40,000 की। अब वो अपनी होल्डिंग किसको बेच रही है,
वैरायटी लिमिटेड को। तो जब ये वैरायटी लिमिटेड को अपनी होल्डिंग सेल करेगी तब ज़्यादा प्राइजेस पे सेल करेगी, सपोज करो 10 लाख पे सेल करा, तो फिर जो डिफरेंस अमाउंट होगा दोनों में 4,60,000, वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा कितने परसेंट से, 30% से। ठीक है। द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ शेयर्स to foreign company was 540 only. The profit that would accrue to them would be taxable at a rate of 30%. The tax payable will be deducted from the proceeds and Variety Limited will pay it to the government. Clear? अब जो टैक्स पेबल है ना, ये जितना भी टैक्स रेट निकलेगा वो टैक्स पेबल डिडक्ट हो जाएगा प्रोसीड से। मतलब ये जितना भी अमाउंट पे करेगी, परचेज कंसिडरेशन इसका होगा, वो जितना भी परचेज कंसिडरेशन आएगा ये उसमें से इसका जो टैक्स है 30% उसको डिडक्ट कर देगी। मतलब ये बोल रही है कि मैं आपको ना 30% से कम पे करूँगा परचेज कंसिडरेशन, और वो जो 30% आपको पे करना है ना वो आपके बिहाफ पे मैं पे कर दूंगा गवर्नमेंट को। क्लियर हो गया पॉइंट? Variety Limited will pay it to the government. Out of net consideration, 50% would be remitted to the foreign company immediately and the balance will be an unsecured loan repayable after 2 years. और जो भी ये परचेज कंसिडरेशन रहा होगा ये वैरायटी लिमिटेड दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एक तो ये इमीडिएटली कैश में पे कर देगा कितना, 50%, और बाकी का 50% इसकी बुक्स में क्या दिखेगा, अनसिक्योर्ड लोन की तरीके से दिखेगा, जो वो पे करेगा आफ्टर 2 years. The above agreement was approved by all concerned for being given effect on 1/4/2021. The total assets of VR Limited as on 31st March 2021 was 1 crore. It was decided to write down the PPE by 1,75,000. Current liabilities of VR Limited as on that date rupees 20 lakh. The paid up share capital of VR Limited was 20 lakh divided into 2 lakh equity share of rupees 10 each. Find out goodwill or capital reserve of Variety Limited on acquiring wholly the shares of VR Limited. तो अब हमारे पास और इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, VR Limited के टोटल एसेट्स गिवन है 1 करोड़, और जिसमें हमें पीपीई को क्या करना है, राइट डाउन करना है। तो अगर 1 करोड़ उसके टोटल एसेट है और कितने जीरो डाल दिया है, 1 करोड़, उसमें हम माइनस कर देंगे कितना, 1,75,000, और माइनस करेंगे लाइबिलिटी 20 लाख। ठीक, और जो वीआर की पेड अप शेयर कैपिटल है वो है 20 लाख, जो कि 2 लाख इक्विटी शेयर डिवाइडेड इनटू 10 ईच है। अब हमें निकालना है गुडविल या कैपिटल रिजर्व जो भी आएगा और वैरायटी लिमिटेड। क्लियर हो गया क्वेश्चन? थोड़ा सा ऐसा है कंफ्यूजिंग सा, लेकिन ठीक है, समझ में आ गया ना सबको। सबसे पहले तो एक काम करो ताकि आपको बाद में भी याद रहे कि क्या चल रहा है, थोड़ा डायग्राम ये सब बना लो। ठीक है, वैरायटी लिमिटेड ने वीआर लिमिटेड की होल्डिंग कितनी है, 46%। मैं बता तो रही हूँ। वैरायटी लिमिटेड की होल्डिंग है 46% वीआर लिमिटेड में, और फॉरेन कंपनी की होल्डिंग है 54% वीआर लिमिटेड में, जिसका रेट क्या था, 5,40,000 जब इन्होंने खरीदी थी। ठीक है, अब ये जो फॉरेन, यहाँ पे मत लिखो, है तो फॉरेन कंपनी, यहाँ पर लिख लो फॉरेन कंपनी। ठीक है, पूरा लिख लेना फॉरेन कंपनी। अब इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ। अब ये कंपनी क्या बोल रही थी, जो भी परचेज कंसिडरेशन होगा, क्योंकि इसको इसके सारे शेयर्स क्या करने हैं, बेचने हैं, तो जो भी परचेज कंसिडरेशन होगा उसमें से 30% क्या माइनस होगा, टैक्स माइनस होगा, और जो भी अमाउंट आएगा ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक तो कैश में वो इमीडिएटली पे कर देंगे 50%, और 50% वो दिखेगा एज अनसिक्योर्ड लोन पेबल इन 2 years। ये है हमारा पूरा क्वेश्चन।
कितना आया था ये? 7825। वो शेयर्स कितने थे? इतने, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, 92,000। नेटवर्थ भी लिख लो। नेटवर्थ हमने कैलकुलेट कर लिया, ये रही, पूरा प्रॉपर्ली लिख लेना। इसमें यहाँ पर भी लिखना ये जो चीज़ें हैं, मतलब पहला ये 1 करोड़ क्या है टोटल एसेट्स है, 175 क्या है राइट डाउन इन पीपीई है, और ये 20 लाख क्या है लाइबिलिटीज़ है। तो ये इन सबको कैलकुलेट करके हमने क्या निकाल लिया है? नेटवर्थ निकाल लिया है। लिख लिया? क्या हुआ अक्षर? अच्छा ठीक है। आपसे बोल रही हो, अरे हाँ मुझे क्यों बोलती हो, आपको क्यों नहीं बोलती? बोल रही कि आपसे बोल रही हो, मैं लाई नहीं, मंडे को दूंगी इसको। क्यों? अब तो तुम सेम लेवल से। ये लिख लिया नेटवर्थ। नेटवर्थ के बाद ये भी लिखो ईल्ड। ईल्ड कैसे निकाली? ईल्ड, अरे करो इतना, नेक्स्ट पॉइंट ये लिखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कैसे कैलकुलेट किया हमने? ईल्ड पूरा प्रॉपरली लिखना कि ये एवरेज प्रॉफिट है, फिर उसको मल्टीप्लाई किया है, फिर ये कैपिटलाइज करा है, फिर आया 120 लाख। कर लो विवेक, कर लो विवेक। हो गया विवेक?
फोन रख दो अपना अंदर, फोन रख दो। आपने किया है? क्या क्या किया? कौन से क्वेश्चन? आठवा 8 और 9 थी था। कर लिए? दोनों हो गए? बिल्कुल दोनों हो गए। कर लिया सबने इतना? नहीं, विवेक ने नहीं, अब फोन में बिजी था ना विवेक। आगे का स्टेप बताओ फिर। चलो बताओ, आगे का स्टेप बताओ। परचेज कंसिडरेशन बताओ कितना आएगा? अच्छा, इधर अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे? ये जो हमने 120 लाख निकाल लिया, ठीक है, इसको हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्राइस पर शेयर। करेक्ट है ना? प्राइस पर शेयर कौन सा वाला आएगा? जिसने इस पे जितने प्राइस पे सेल किया होगा वो आ जाएगा हमारे पास। ठीक, अब ये जो नंबर ऑफ शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं यहाँ पर हमारे पास? 2 लाख। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? ये 2 लाख। तो प्राइस पर शेयर कितना आ गया? 120/2 लाख रुपीज 60। क्लियर? तो ये प्राइस पर शेयर, नेक्स्ट पॉइंट में ये लिख लो, प्राइस पर शेयर कैलकुलेट करना। ठीक है, फिर इसके बाद आप ये देखो कि यहाँ पर टोटल शेयर कितने हैं? 2 लाख। इनके पास 2 लाख शेयर्स है ना, और 2 लाख में से 46% तो इनके पास थे, मतलब कितने शेयर्स हो गए ये? और 54% यहाँ पर कितना और यहाँ पर कितना? 92,000 और यहाँ पर 1,08,000। ठीक है, तो मतलब ये कितने शेयर्स अपने बेच देगा? 1,08,000 60 रुपये के हिसाब से, है ना? तो कितना आ गया परचेज कंसिडरेशन? 6480 लाख। 6480 लाख। अब हम नेक्स्ट स्टेप में यही लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स विद फॉरेन कंपनी। कितने शेयर्स थे? 2 लाख के 54% शेयर्स थे उसके पास, मतलब 1,08,000। उसको हमने मल्टीप्लाई करा किससे? प्राइस पर शेयर से, जो हमने अभी निकाला ₹60। तो हमारे पास क्या आ गया? ये परचेज कंसिडरेशन। ₹64,80,000। नेक्स्ट स्टेप, प्रॉफिट कितना अर्न करा? प्रॉफिट अर्न बाय फॉरेन कंपनी। उसने जो परचेज कंसिडरेशन रिसीव करा वो कितना रिसीव करा? 64,80,000। उसने जब खरीदे थे तो किस रेट पर खरीदे थे? 540 पे। तो प्रॉफिट अर्न कितना कर लिया इन्होंने? 59,40,000। यही आ रहा है?
ठीक है ना, 59,40,000 प्रॉफिट अर्न कर लिया है। अब प्रॉफिट का कितना परसेंट टैक्स पे करना था, 30%। तो टैक्स एट द रेट ऑफ 30% कितना हो गया, 59,40,000 का 30%, 1782, करेक्ट। ठीक है, और इस कंपनी ने क्या बोला था, वैरायटी लिमिटेड ने क्या बोला था कि जितना भी टोटल परचेज कंसिडरेशन आएगा, टोटल परचेज कंसिडरेशन कितना आया, 64,80,000, जितना भी टोटल परचेज कंसिडरेशन आएगा उसमें से मैं टैक्स डिडक्ट करके आपको पे करूंगा, है ना, यही बोला था। तो टैक्स डिडक्ट करके पेएबल अमाउंट कितनी आ गई, क्योंकि वो ये अमाउंट किसको डायरेक्टली पे करेगा, गवर्नमेंट को। 4698। और फिर लास्ट में हमने क्या बोला था कि ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक तो 50% जो कैश में पे कर दिया जाएगा और 50% जो कि अनसिक्योर्ड लोन हो जाएगा। 23,49, 2349 कहाँ पे, कहाँ पे, कौन सा वाला अमाउंट, नहीं बताओ तो सही। क्लियर हो गया ना पूरा क्वेश्चन, कैसे कैसे क्या क्या निकाला। अब हम चले हमारे मेन आंसर पे, जब हमें क्या कैलकुलेट करना है, गुडविल या कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ये क्या था, ये बस एनालिसिस था पूरा, ये सब जितना भी हमने अभी तक किया। ठीक है, अब हम करेंगे मेन सॉल्यूशन। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन VR लिमिटेड। इसके पास पहले कितना था, 46% होल्डिंग थी ना इसके पास, जो इसने ऑलरेडी एक्वायर करके रखी थी, ऑलरेडी एक्वायर्ड थी। कितने कॉस्ट पे इसने करा था वो ऑलरेडी एक्वायर, हमने नंबर ऑफ शेयर्स निकाले थे 92,000, और वो 92,000 एक शेयर कितने का था, 17 का। तो ये ऑलरेडी एक्वायर्ड कितना आ गया, 1564, 64, 62। अब और कितनी होल्डिंग आई इनके पास, 54% होल्डिंग, जो इन्होंने न्यू एक्वायर करी है, न्यूली एक्वायर्ड। परचेज कंसिडरेशन निकाला अभी अभी ऊपर, कितना आया था, 64,80,000। तो ये दोनों इनकी कॉस्ट हो गई 64,80,000। टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 80,44,000 माइनस नेटवर्थ ऑफ VR लिमिटेड। ऊपर कैलकुलेट करी थी नेटवर्थ, कितनी निकाली थी हमने, 7825, 7825। तो ये क्या आ गई, गुडविल 290। हो गया,
कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, दो यहाँ पर मतलब दो लोग होंगे, दो कंपनीज होंगी, है ना। ये दो लोग अगर एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट में आएंगे किसी एक काम को करने के लिए, तो इन दो लोगों को हम क्या बोलेंगे? वेंचरर्स बोलेंगे, ठीक है। और ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है, इसमें लिख लेते हैं, ऐसे लिख लो, ये जो A+B है, दो इंडिविजुअल भी हो सकता है, दो कंपनी भी हो सकती है, कोई भी दो लोग एक साथ आ रहे हैं कोई एक काम को करने के लिए, अपने एक एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए, और उन दो लोगों को हम क्या बोलेंगे? वेंचरर, ठीक। और ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट टू अंडरटेक इकोनॉमिक एक्टिविटी which is subject to joint control। कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट हमेशा किस चीज़ के लिए होगा? किसी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, मतलब वो कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, हमेशा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक। पॉइंट नंबर 3, हाँ, जॉइंट कंट्रोल मतलब एक चीज़ पे उन दोनों को वो साथ में कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो भी काम उनको प्रोजेक्ट करना है, वो जॉइंटली कंट्रोल्ड है ना बाय वेंचरर्स। फॉर्म्स ऑफ जॉइंट वेंचर, पहला जॉइंट कंट्रोल ऑपरेशन, इसको हम क्या बोलेंगे? JCO, जॉइंट कंट्रोल ऑपरेशन। इसके अंदर लिख लो पॉइंट्स। वेंचरर यूज देयर ओन एसेट्स, फिर एग्रीमेंट टू jointly carry on operations to earn income। all expenses and revenues are shared in agreed ratio।
ठीक है, तो यहाँ पर जो भी दो लोग हैं वो वेंचरर्स, उनके अपने एसेट्स वो लोग उस एक जॉइंट कंट्रोल वाले काम पे लगाते हैं, खुद के एसेट्स, ठीक है। एग्रीमेंट टू जॉइंटली कैरी ऑन ऑपरेशंस टू अर्न इनकम। फिर ऑल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज आर शेयर्ड इन एग्रीड रेशियो एंड नो सेपरेट एंटिटी फॉर जॉइंट वेंचर। मतलब जॉइंट वेंचर का काम करने के लिए ए और बी ने सी लिमिटेड नहीं बनाया है, ठीक है, वो अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं। देयर इज नो सेपरेट एंटिटी फॉर जॉइंट वेंचर। आगे नंबर 2, इसके अंदर जॉइंट कंट्रोल्ड एसेट्स, जॉइंट कंट्रोल्ड एसेट, JCA। Venturer use their own asset, agreement to jointly carry on operation, सॉरी, ये तो मैंने वापस से वही लिख दिया, जॉइंट काटना पड़ेगा, जॉइंटली ओन एसेट। फिर एग्रीमेंट टू जॉइंटली कंस्ट्रक्ट रिकॉर्डिंग चल रही है, एग्रीमेंट टू जॉइंटली कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन एन एसेट टू जनरेट रेवेन्यू। फिर ओनली एक्सपेंसेस on jointly asset are shared in ठीक है। एक और होता है तीसरा, लास्ट है, जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटीज, JCE। अब यहाँ पर हम नई एंटिटी क्रिएट करते हैं, न्यू एंटिटी इज क्रिएटेड, ओन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, proportionate
कंसोलिडेशन मेथड is used venturers share of asset liability revenue and expense is reported as separate line item. In venturers financial statement. हो गया? सबसे पहले इसके अंदर जो अकाउंट्स बनते हैं वो लिखेंगे हम जॉइंटली कंट्रोल ऑपरेशन के अंदर। इसके अंदर कंसोलिडेटेड पीएनएल, बाय सेल जो भी वेंचरर्स होंगे उनकी अलग अलग ऐसे दिखा देंगे, और बाय गुड्स टेकन ओवर बाय ए एंड बी यहाँ पर आएगा। फिर जो एक्सपेंसेस होंगे वो सब यहाँ पर, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। इनकी अलग अलग भी बुक्स बनेगी। इन द बुक्स ऑफ ए जब हमने पीएनएल बनाया तो ए का सेल, ए का गुड्स टेकन ओवर, ए के एक्सपेंसेस और ए का प्रॉफिट हमने ऊपर से ही यहाँ पर लिख दिया सारे अमाउंट्स, तो प्रॉफिट भी तो यहीं से यहीं आ गया। अब इसके अंदर जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो क्या होगी, यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो हो सकती है बाय बैंक, मतलब इसको पैसे लेने हैं,
रिसीव फ्रॉम बी, इसको पैसे लेने हैं बी से। अगर इस साइड फिगर बचा तो, अमाउंट बचा तो, अगर बाई चांस इस साइड बचा तो हम क्या लिखेंगे, टू बैंक मनी पेड टू, अमाउंट पेड टू बी। ऐसे ही सेम बी की बुक्स में बन जाएगा। हाँ, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में वो सारी चीज़ें आएंगी जो हमने अपने एम्प्लॉयज़ को दी है, वर्कर्स को दी है, वो सब कुछ। तो सैलरीज भी आएगी उसी में, वेजेस भी उसी में आएंगे। करें आगे? अच्छा, ये बाहर गया है। इलस्ट्रेशन 1 पढ़ो। हम अभी इसके अंदर है, चारों ही करेंगे। चार ही हैं, चारों ही कर लेंगे। ये भी वेटेज रखता है 4 से 5 नंबर। एक क्वेश्चन आएगा 4 से 5 नंबर का। नहीं, फिक्स्ड नहीं, वैसे भी चॉइस तो है ही। एक पेपर हो जाने दो, फिर आपको आइडिया मिल जाएगा। देखो, थ्योरी तो बहुत कम ही आती है वेटेज, ठीक है। मॉक टेस्ट में भी मैंने देखा कि बहुत कम वेटेज की थ्योरी थी। जो मेन आपके क्वेश्चंस आएंगे ना बड़े वाले, वो आएंगे मॉड्यूल 3 से।
ठीक है। और बाकी जो आगे के MCQ हैं या फिर जो क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया उन्होंने, तो उसके अंदर वो छोटे छोटे क्वेश्चंस को एक बड़ा क्वेश्चन बना करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस को देंगे। और जो हमारे बड़े वाले चैप्टर्स हैं उनके बड़े वाले क्वेश्चंस आएंगे, मतलब ज़्यादा वेटेज के, वो मॉड्यूल 3 से। ठीक है। हाँ, इलस्ट्रेशन 1 का है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत सारे हैं, एग्ज़ाम में सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएंगे भी नहीं, क्वेश्चंस बन ही नहीं सकते सबसे एग्ज़ाम में, लेकिन पढ़ने तो सारे हैं। अकाउंट्स डिफ़िकल्ट नहीं है, अकाउंट्स बस लेंदी है। ठीक है। Illustration 1. Mr. A and Mr. C entered into a joint venture to purchase a land, construct and sell flats. Mr. A purchased a land for 60 lakh on 1/1/2021, and for the purpose he took loan from bank rupees 50 lakh at 8% per annum interest. He also paid registration fees of 60,000. On the same day, Mr. B supplied the material for 4,50,000 from his godown, and he further purchased material for 5 lakh for the joint venture. Mr. C met all other expenses for advertising, labor and other incidental expenses, which turn out to be 9 lakh. Mr. C के 9 लाख। ये हम मिस्टर बी की बात कर रहे थे, इतना और इतना। On 30/6/2021, each of the venture agreed to take away 1 flat। ठीक है, गुड्स टेकन अवे इन्होंने कितने, हर एक ने कर लिए, वैल्यूड एट 10 लाख रुपीज ईच। तो मतलब ए में भी 10 लिखेंगे, बी में 10 और सी में भी 10। रेस्ट वर सोल्ड बाय देम एज फॉलोज: Mr. A for 40 lakh, Mr. B for 20 lakh and Mr. C for 10 lakh. Loan was repaid on the same day by Mr. A along with the interest, and net proceeds were shared by partners equally. You are required to prepare draft consolidated P&L account and joint venture account in the books of each partner. जो अभी हमने पूरा फॉर्मेट लिखा वही हमें करना है, जो अभी लिखा ना, पहले कंसोलिडेटेड P&L और फिर वेंचरर के अकाउंट्स। सबसे पहले मिस्टर ए ने क्या करा था, लैंड खरीदा था 60 लाख का, तो ये इसका एक एक्सपेंस हो गया। तो 2 एक्सपेंसेस में ए का एक्सपेंस कितना हो गया, 60 लाख, या हम इसको पूरा ही लिख देते हैं ऐसे, परचेज ऑफ लैंड 60 लाख।
अच्छा ये लिखो, ही ऑल्सो पेड 60,000 रजिस्ट्रेशन फीस, ये भी एक्सपेंस हो गया। ये भी किसने किया है? ए ने। रजिस्ट्रेशन फीस कितना है? 60,000। फिर मिस्टर बी सप्लाइड मटेरियल फॉर 450 एंड 5 लाख, तो मिस्टर बी का टोटल खर्चा कितना हो गया? 950 जो उसने मटेरियल खरीदे। तो ये एक और खर्चा हो गया। एक साथ भी लिख सकते हैं, ए बी सी ऐसे करके। बी का क्या था? मटेरियल जो उसने परचेज करा 9,50,000। फिर मिस्टर सी के एक्सपेंसेस कितने हैं? 9 लाख के। ये वाले कौन से एक्सपेंसेस हैं? एक्सपेंसेस फॉर एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा। ये है सी के। कितने? 9 लाख। ठीक है। फिर हमारे पास गिवन है गुड्स टेकन ओवर बाय, सबने 10 लाख का वो ले लिया, तो बाय फ्लैट टेकन ओवर। ए बी सी, इसने भी 10 लाख का लिया, इसने भी और इसने भी, तो ये आ गया 30 लाख। फिर उसके बाद रेस्ट वर सोल्ड बाय देम, और सेल्स उनकी मिस्टर ए की 40, बी की 20 और सी की 10। एक सेकेंड। लोन का इंटरेस्ट कितना निकल रहा था? 5 लाख, 50 लाख का 8%, 4 लाख। लेकिन यहाँ पर रीपे कब कर रहे हैं हम? 30 जून 2000, इसलिए इन्होंने किए कितने महीने का लिया है? ये ऐसे निकाला है 6 महीने का, 8% 6 महीने का 2 लाख। तो लिख दो इसको भी यहाँ पे, टू इंटरेस्ट। और पे किसने किया है? ए ने पे किया है, ए ने पे किया है 2 लाख। प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट 70 प्लस 30, 1 करोड़। माइनस 18,90,000, और वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, इक्वली डिवाइड होगा। ए बी सी 6,30,000।
अब वेंचर के अकाउंट बनाओ इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ बी और इन द बुक्स ऑफ सी। इलस्ट्रेशन 2। बन गए सबके वेंचरर अकाउंट? कर लोगे ना वेंचरर अकाउंट, मतलब आ रहा है ना सबको? हाँ। सारे फिगर्स हमें कहाँ से लिखने हैं? पीएनएल से ही लिखने हैं, है ना? और लास्ट में जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो या तो रिसीव्ड का आएगा, अगर क्रेडिट साइड आया तो रिसीव्ड का आएगा, और डेबिट साइड आया तो पे करने का आएगा। हो गया विधि का? इसको अभी लिखो ही मत, आप पहले बाकी सब कर लो, इसको अभी रहने दो, बाकी सब पहले डाल लो, ठीक है? प्रिया और रुशल कर रहे हो ना दोनों? प्रिया की आवाज़ नहीं आई, एक बार और बोलना। आवाज़ नहीं आ रही प्रिया। प्रिया आपकी वॉइस नहीं आ रही हमें। चलो कोई नहीं, करो, कुछ बोलना होगा तो व्हाट्सएप कर देना। ओके, ठीक है, पहले बैलेंसिंग फिगर के पहले पहले वाला सब बना लो वहाँ से, फिर उसके बाद बन गए वहाँ तक सबके बन गए। अब देखो बी में हमारे पास क्या आ रहा था? 2 बैंक बैलेंसिंग फिगर 14-20, तो ये क्या हो गया? पेड टू मिस्टर ए, मतलब अच्छा मिस्टर ए भी रहने दो, यहाँ पर 2 बैंक आया 14-20 का, और यहाँ पर 2 बैंक आया 470 का, और यहाँ पर जो टोटल अमाउंट ऑफ बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1890। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं ना कि बी और सी दोनों में क्या आ रहा है? पे करने वाली चीज आ रही है, और ए में रिसीव करने वाली चीज आ रही है। तो ऑब्वियसली बी और सी पे करेंगे किसको? ए को, और ए रिसीव करेगा इन दोनों से। तो इसलिए जो ये 1420 किससे रिसीव करेगा? ए, बी से, और 470 किससे रिसीव करेगा? सी से।
इसका क्वेश्चन हम पढ़ते जाते हैं इलस्ट्रेशन 2 और आप साथ के साथ ना नोट करते जाओ, ठीक है, इजी हो जाएगा। करें, इलस्ट्रेशन 1 हो गया। विदिका कर रहे हो अभी? सलोनी मयंक हो गया? नहीं हुआ? अब आई आवाज। मैम कब से नहीं आ रही थी? पता नहीं अब कब से नहीं आ रही थी आपकी। जब मैंने आपसे स्टार्टिंग में तो आई थी जब आपने गुड मॉर्निंग बोला था। मैम अभी भी बोल रही थी मैं, पता नहीं क्यों नहीं आ रही थी। अच्छा, कोई डाउट तो नहीं है ना? नो मैम। हाँ ठीक है। हो गया, सबका हो गया। इलस्ट्रेशन 2, A Limited, B Limited, C Limited decided to jointly construct a pipeline to transport the gas from one place to another. ठीक है। For the purpose of following expenditure was incurred by them, building rupees 12 lakh is to be depreciated at 5%. तो हम कैलकुलेशन करते जाते हैं, ठीक है। बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन कितना? 12 लाख का 5%, 60,000, और इसकी फिर बुक वैल्यू कितनी बच गई? 12 लाख माइनस 60,000, 1140। ठीक। पाइपलाइन फॉर 60 लाख डेप्रिशिएटेड 15। फिफ्टी 1 लाख, ठीक है। फिर कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स डेप्रीशिएट 40%, 3 लाख का 40%, 1,20,000 माइनस 3 लाख माइनस 120 एंड वेरियस व्हीकल्स 9 लाख माइनस, ठीक है। इसको और इस क्या बोल रहे हो? टोटल अमाउंट बोल रहे हो कितना? इसका बताओ। 71,40,000 क्या? 9 लाख है ना ये तो? हाँ 12,60,000। हाँ अब ठीक है। They also decided to equally bear the total expenditure incurred on maintenance of pipeline that comes 6 lakh each year. ठीक है, तो एक उनका 6 लाख का मेंटेनेंस होता था पाइपलाइन का, वो तीनों आपस में क्या करते थे? डिवाइड कर लेते थे, ए बी और सी। तो 6 लाख का जो ये टोटल एक्सपेंडिचर है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख। और वो जो भी है टोटल एक्सपेंडिचर ये डेप्रिसिएशन का भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, 1260/3। हाँ ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट ऑफ ईच वेंचरर। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट देख लो हमारे पास कितने एसेट्स है? 7140, 7140, ठीक है। इन्होंने बस इक्वल करने के लिए यहाँ पर शेयर कैपिटल भी लिख दिया। आप इसको ऐसे भी, हम लोग इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, एक्सट्रैक्ट करके दिखा देंगे तो सिर्फ इतना बना करके दिखा देंगे, ठीक है। फिर हमने क्या करा? ये पूरा का पूरा इक्वली डिवाइड कर दिया। 7140 जो था 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। यहाँ पर बिल्डिंग का अमाउंट कितना था? 11,40,000
वो 11,40,000 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। फिर ऐसे ही प्लांट एंड मशीनरी कितना था 51 लाख, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ऐसे ये सारे अमाउंट्स जो ये जितने भी हमने ये अमाउंट्स निकाले हैं अलग अलग, ये तीन तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गए, है ना, नोट्स टू अकाउंट्स में। फिर उसके बाद इन द बुक्स ऑफ ए हमें क्या बनाना था, एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो कितना एक्सपेंसेस थे, ए के एक्सपेंसेस बताओ, एक 2 लाख और दूसरा 420, तो कितना आ गया ये 620, ठीक है। फिर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, एसेट हम दिखा देंगे PP 2380, तो मतलब जो उसका एक का शेयर होगा, हर किसी को डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो उन सबको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास इतना ही आएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर ये पूरा बना हुआ है। डेप्रीसिएशन ये सारा 420 जो हमने डायरेक्टली निकाल लिया, जिसका हमने बाइफर्केशन ऐसे करा है, ठीक। और फिर ऐसे ये पूरा लैंड एंड बिल्डिंग माइनस करके इतना, फिर ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर ऐसे ही सेम बी का भी बन जाएगा, फिर ऐसे ही सेम सी का भी बन जाएगा, हाँ ठीक है। होमवर्क में कर लोगे, समझ में आ गया ना सबको, इजी सा है। लेकिन ना एक बार कर लेना, एटलीस्ट एक बार, क्योंकि एग्ज़ाम में जब जाते हैं ना तो इजी क्वेश्चंस भी फिर ऐसे लगने लगता है कभी कभी कि नहीं आ रहे हमें, तो एक बार कर लेना चाहिए, ठीक है। क्या हुआ, कल कोई पब्लिक, मेरा तो नहीं है पब्लिक हॉलीडे, अगर मैं चाहूँ ना कल क्लास रख सकती हूँ फिर किसी का नहीं रहेगा पब्लिक हॉलीडे नहीं ऐसा, देखो इस बार तो अकाउंट्स मेरे को भी डर है, अब इस बार वाला नहीं होना चाहिए ऐसा, जैसा इन लोगों का बहुत लंबे टाइम खींच गया ये चैप्टर, तुम लोगों के साथ तो नहीं होने दूंगी ये चैप्टर ही बचा है ना इनका, 2 महीने बच रहे हैं, तो ये बहुत नहीं है ना, और 2 महीने भी नहीं है। हाँ, लॉ का इनका सबसे पहले कंप्लीट हो गया, लॉ का सबसे पहले कंप्लीट हो गया था, ऑडिट इतनी लेट शुरू हुआ था, ऑडिट भी हो ही गया, अकाउंट्स हाँ बाकी सब्जेक्ट्स में भी 40 तो लाना ही है। लॉ नहीं, कोई नहीं देगा लॉ के नोट्स, खुद बनाओ नहीं देगा वो, अक्षत मत देना चलो 2 इलस्ट्रेशन बचे हैं, 3 और 4, फिर आपकी क्लास ख़त्म। आप लोगों का टेस्ट अनाउंस कर दिया है, ये वाला कमिंग ट्यूसडे। चलो इलस्ट्रेशन 3 पे आओ। A Limited, a UK-based company, entered into joint venture with B Limited in India, wherein B Limited will import the goods manufactured by A Limited on account of joint venture and sell them in India. A Limited and B Limited agreed to share expenses and revenues in the ratio 5:4। तो हमें ध्यान में रखना है कि इनके जितने भी एक्सपेंसेस है और रेवेन्यू है वो किस रेशियो में बांटने हैं, 5:4 में। वेयर एज प्रॉफिट हम कैसे बांटेंगे, इक्वली। ए लिमिटेड इन्वेस्टेड
49% of total capital but has equal share in all assets and is equally liable for all the liability. और हमें ध्यान रखना है कि कैपिटल ए और बी में कैसे बटेगा, ए का 49 है तो फिर बी का कितना हो गया 51, ठीक है। और जो एसेट्स है और लाइबिलिटीज़ है वो हमें इक्वली बांटते हैं। फिर फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ जॉइंट वेंचर एट द एंड ऑफ द ईयर, तो हमें फिर इस हिसाब से, इन रेशियो के हिसाब से इन सबको क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। और फिर हमें क्या, क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यूड एट 1 लाख, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। एक एक अमाउंट का बताओ 9 लाख कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ए और बी में, परचेजेस कैसे, कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या, परचेजेस खर्चा, एक्सपेंसेस 5:4, हाँ, अदर एक्सपेंसेस 3,06,000, 5:4, एक 70, सेल्स हाँ 725, 580, PPE 125 की जगह 136 है। हाँ, एसेट और लाइबिलिटी हमें इक्वली बांटने हैं, ये भी 1:1, ये भी 1:1, और कैपिटल 49% और 51%, 49:40, 196,490, 2 एक और रह गया, क्लोजिंग, तो फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स, इसको हम दिखाएंगे कैसे, बांटकर नोट्स अकाउंट्स में, ठीक है, मतलब प्रेजेंटेशन प्रॉपर करना है हमें। फिर ऐसे ही नेक्स्ट हम सारे ऐसे ए बी जो भी हमने बांटे हैं ना, सब बांट देंगे, ठीक है। लास्ट अच्छा, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो लिखा है ना प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन, ये पूरा और ये पूरा यहाँ तक ये थ्योरी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ से यहाँ तक Proportionate consolidation is a method of accounting and reporting whereby a venturer share of each assets, liability, expenses, ठीक है। ये तो सिर्फ क्या लिखा है, प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड होता गया है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि हर जगह फॉलो किया जाएगा एक्सेप्ट दीज 2 केसेस, ठीक है। यहाँ पर ये फॉलो नहीं करते। कौन कौन से केसेस हैं, एक तो टेम्परेरी वाला और एक सीवियर लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शन, ये हमने एक और जगह पढ़ा था, ठीक है। फिर अ वेंचर शुड डिसकंटिन्यू यूज प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड, जब ये वाली चीज़ें हो जाए 1, 2, तब हम क्या कर देते हैं, हम ये वाले मेथड को डिसकंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। और फिर क्या लिखा है,
From the date of discontinuing use of proportionate consolidation method, if interest in entity is more than 50%, इन्वेस्टमेंट हम कैसे लेकर के आएंगे? AS21 में आ जाएगा, है ना. अगर 50% से ज़्यादा होता है वो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर करता है? AS21. अगर 20 से 50% के बीच में होता है तो कौन सा AS कवर करता है? AS23. और बाकी केसेस में AS13 लग जाता है. ठीक है. और फिर फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड. ठीक है. तो ये अलग अलग क्वेश्चन है, मतलब कोई सा भी आ सकता है. ये भी एक्सेप्ट वाला केस भी पूछ सकते हैं, कब डिसकंटिन्यू करते हैं वो भी पूछ सकते हैं, फिर डिसकंटिन्यू करने के बाद क्या होगा वो, या फिर फीचर्स ऑफ प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड. ठीक है. इलस्ट्रेशन 4. A Limited entered into a joint venture with B Limited on 1:1 basis and new company C Limited was formed for the same purpose. Following is the balance sheet of all the three companies. ठीक है. Prepare balance sheet of A Limited, B Limited under proportionate consolidation method. देखो हमने प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड कहाँ पर लगना था? सबसे पहले तो ये बताओ. JCE में. और JCE में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर नई एंटिटी क्रिएट की जाती है. ठीक है. तो अब यहाँ पर जो नई एंटिटी क्रिएट हुई है इस क्वेश्चन में वो कौन सी है? C. C. तो अब इसका आधा यहाँ पे जाएगा, इसका आधा यहाँ पे जाएगा. 5 लाख का हाफ 2.5. तो ढाई, एक सेकेंड. बैलेंस शीट ऑफ ए तो ठीक है. हाँ, शेयर कैप रिजर्व एंड सरप्लस का आधा कितना है? 6. हाँ, 6 लाख. ठीक है. रिजर्व एंड सरप्लस ए का कितना? 18 और 6. फिर लोन 3 और 1, 3 और 1, और फिर 4 और 50, फिर 30 50 और इसका आधा 975, और करंट 2 लाख और 25,000, 2,25,000. फिर बी लिमिटेड का कैसे होगा? बी लिमिटेड का कहाँ गए? 18 प्लस 6, नहीं, हाँ 16 प्लस 6, फिर 4 प्लस 1, 16 प्लस 6, 4 प्लस 1 हो गया. खत्म. ठीक है. हाँ. ये हर क्वेश्चन कंप्लीट करो अभी बैठ के सारे क्वेश्चन. 12-1 बजे तक तो बैठो. नहीं, ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट करके जाना. क्यों? आज कॉस की क्लास भी तो नहीं है. प्रिया कोई डाउट? प्रिया, मुझे लगा फिर आवाज वो तो